Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class and today topic is methods of power applications. शक्ति प्रयोग के उपाय. As you know, previous classes में हमने ये जाना था कि शक्ति क्या है. हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये समझा था व्हाट इज़ पावर, शक्ति क्या है. अब इस क्लास में हम मेथड ऑफ पावर एप्लीकेशन देखेंगे कि मीन्स जो शक्ति के प्रयोग हैं, ठीक है, शक्ति प्रयोग के उपाय कौन कौन से हैं. जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है वो कौन कौन से उपायों से अपनी शक्ति को अप्लाई करता है. ठीक है, तो आप देखेंगे शक्ति के इस्तेमाल के मेनली 4 टाइप्स हैं जिनको अब हम वन बाय वन समझेंगे. फर्स्ट वन इज़ परसुएशन, समझा बुझाकर. अब इसमें क्या होता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को, एक नेशन दूसरे नेशन को समझाता है ना, जिससे वो अपना रास्ता चेंज करके दूसरे राष्ट्र की बात मान ले. ये क्या कहलाता है, परसुएशन, समझा बुझाकर. ये सबसे आसान तरीका और सबसे ज़्यादा लोग इसे ही फॉलो करते हैं. इसमें ना तो उन्हें किसी प्रेशर डालने की ज़रूरत होती है और ना ही फोर्स का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. इसमें नॉर्मली समझा बुझाकर अपनी बात को समझा दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ रिवॉर्ड्स, इनाम बांटकर. इनाम बांटना क्या होता है, जैसे आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, मीन्स लालच दे रहे हैं, तो वो हमारा रिवॉर्ड कहलाता है. कि हम किसी को कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ लालच दे रहे हैं कि हम आपके साथ इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका ये प्रॉफिट होगा, है ना. तो हम कहीं ना कहीं ये तरीका भी अपनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि हम छोटे राष्ट्रों को कुछ ना कुछ इनाम देकर उन्हें अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब ये कई तरह के भी हो सकते हैं इनाम, जैसे आप कोई लैंड का एरिया रिवॉर्ड में दे सकते हैं, है ना, या फिर वेपन्स दे सकते हैं, युद्ध की जो तकनीक होती हैं, टेक्निक्स, उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं. या फिर आप कुछ कर्ज भी दे सकते हैं उन्हें, है ना, कुछ मनी लैंड कर दी या फिर कुछ भी. आप बहुत तरह से उन्हें इनाम देकर कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपकी बात को माने. ठीक है. थर्ड है आपका पनिशमेंट, दंड देकर. अब दंड देने का मतलब क्या है कि आप किसी को पनिश करने की धमकी दे रहे हो कि भाई हमारी बात मानिए, अदरवाइज़ आपको पनिश किया जाएगा. तो ये भी क्या है, दूसरे राष्ट्र की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने का इफ़ेक्ट है. जब आप देखो कि कोई एक नेशन पावरफुल है तो वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट का सहारा लेकर दूसरे देश की एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. ठीक है. अब पनिशमेंट में वो क्या करता है, किसी भी तरह की पनिशमेंट रख सकता है, आर्थिक भी रख सकता है कि आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर सैन्य सहायता जो उनको मिलिट्री हेल्प मिल रही है उसको रोक सकता है या रोकने की धमकी भी दे सकता है. तो ये सब दंड के अंतर्गत आता है कि पनिशमेंट के थ्रू आप दूसरे की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब अगर दंड जो धमकी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, अगर उस पर दूसरे का कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, यूज़ ऑफ फोर्स करेगा, बल का प्रयोग. मतलब जब वो धमकी जो वार्निंग है उसको एप्लीकेबल करने का टाइम आएगा, वही आपका यूज़ ऑफ फोर्स कहलाता है, बल का प्रयोग करना. ठीक है. जैसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं, दंड, पनिशमेंट क्या है, एक धमकी है ना, और जबकि दंड का क्रियान्वयन बल के रूप में परिलक्षित होता है. मीन्स जब आप उस दंड को अप्लाई करते हो, उस पनिशमेंट को अप्लाई करते हो, तब वो क्या बन जाता है, बल का प्रयोग बन जाता है, यूज़ ऑफ फोर्स. ठीक है. तो पनिशमेंट क्या है, धमकी देना, आप किसी को वार्न कर रहे हो, और जब आप वैसी एक्टिविटी करने लगो तो उसे कहा जाएगा यूज़ ऑफ फोर्स. तो ये 4 तरीके हैं जिससे कोई नेशन दूसरे नेशन की इफ़ेक्ट करता है, उसका जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको चेंज करा सकता है कि आपको हमारे अकॉर्डिंग करना है. अब इस शक्ति का प्रयोग कर कौन सकता है, जो पावरफुल राष्ट्र है. अब वो किस किस बेस पर है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि कोई राष्ट्र शक्तिशाली है तो वो किस किस बेस पर होता है ना. वहाँ पे लैंड एरिया हो, प्राकृतिक संसाधन हो, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या हो, सैन्य क्षमता हो, अच्छी कृषि क्षमता हो. तो बहुत सारी चीज़ों का जो एक मिक्सचर होता है उससे पता चलता है कि कोई राष्ट्र पावरफुल है या नहीं है. और ये 4 मेथड थे जिनके यूज़ से कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपनी बात मनवाता है.
कौन कौन से हैं? समझा बुझाकर, है ना, इनाम बांटकर, दंड देकर और बल का प्रयोग कर कर। तो ये 4 तरीके हैं जिससे कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका समझा बुझा कर है ना, जैसे आप नॉर्मली भी देखोगे, अगर आपको किसी से कोई बात मनवानी है तो आप पहले किसी को समझाओगे, है ना। अगर वो नहीं मान रहा है तो आप इनाम देने की कोशिश करोगे, उसको कोई रिवॉर्ड दोगे कि वो इस तरीके से मान जाए, किसी लालच में आ जाए। फिर वो लालच में भी नहीं आ रहा है तब आप उसको वार्न करोगे, वार्निंग दोगे, है ना। अगर वार्निंग का भी कोई इफेक्ट नहीं है तब आपको यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी होगी, है ना, कि हम ये कर सकते हैं अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है, तो जितने भी राष्ट्र हैं सब इन्हीं तरीक़ों का यूज़ करके अपने से कमज़ोर राष्ट्र पर प्रभुत्व जमाते हैं, है ना, अपनी सत्ता का यूज़ करते हैं। जैसे हम प्रीवियस टाइम में देखें तो लोग क्या करते थे, अपनी सेफ्टी के लिए बड़े बड़े किले बनवाते थे और ऊंची ऊंची दीवारें बनवाते थे जिससे उनके राष्ट्र को प्रोटेक्शन मिल सके, है ना। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आज तो तोप, बंदूक, जब से ये चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है तो तब से ये लोगों ने ऊंची दीवारें बनवाना और किले बनवाना बंद कर दिया है, कि लोगों को पता है एक तोप या उससे ये सब 1 मिनट में तहस नहस हो जाएगा, है ना। लेकिन अब जो और ज़्यादा पावरफुल चीज़ें आ गई हैं जैसे परमाणु अस्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, और लंबी दूरी तक प्रहार करने वाले प्रेक्षापस्त्र, मतलब ऐसे ऐसे वेपन्स आ चुके हैं जो बहुत डिस्टेंस से ही दूसरे राष्ट्र पर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया है, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपनी शक्ति के प्रयोग का कितनी इजीली यूज़ कर सकते हैं, है ना, और दूसरा अपने आप को सेव करे, ये भी एक इम्पॉर्टेंस फैक्टर है, वो किस किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पावर, शक्ति का प्रबंधन। अब बैलेंस कैसे होना चाहिए। अब आपने देखा कि शक्ति है क्या, है ना, फिर आपने देखा कि इसका प्रयोग कैसे होता है, लोग किस किस मेथड से इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे, अब जब इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी, अगर सबके पास एटॉमिक बम है ना, तो इसको मैनेज किस तरीके से किया जाए, मैनेजमेंट ऑफ पावर्स। तो अब मेनली इसके 2 टाइप्स हैं, 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं जिससे शक्ति को मैनेज किया जा सकता है। अब इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट वन इज पावर बैलेंस, शक्ति संतुलन। अब शक्ति संतुलन क्या है, शक्ति के बीच में बैलेंस करना। बैलेंस मतलब कि किसी के पास ज़्यादा शक्ति ना हो और किसी के पास कम शक्ति ना हो, दोनों में बैलेंस हो। जैसे आपने बैलेंस देखा होगा, किसी शॉप पर जाते हैं, तराजू, है ना, जिसके 2 पोर्शन होते हैं और दोनों में बैलेंस बनाकर मेज़र करके सामान दिया जाता है, तो वो बैलेंस बनाते हैं। सेम इसी तरह शक्ति का बैलेंस होता है कि किसी के पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे बैलेंस बनाना चाहिए शक्ति का कि कोई दूसरे को हार्म ना कर सके। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों साइड शक्तियाँ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो दूसरे को खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो पहली शक्ति है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो शक्ति संतुलन क्या है कि दोनों के पास क्या होना चाहिए, पावर बैलेंस होना चाहिए, इक्वल पावर होनी चाहिए। अब एक राइटर हैं किन्सी राइट, इन्होंने शक्ति संतुलन को 5 तरह की अवधारणाएं बताई हैं, 5 तरह के कॉन्सेप्ट बताए हैं। कि जैसे आप इसमें देख सकते हो कि हमें जो हमारा लैंड एरिया होता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसकी यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। आर्थिक संसाधन है, राजनीतिक स्वतंत्रता, इन सबको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई दूसरा हमारी कंट्री को हार्म ना कर सके। अब शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए बहुत सारे उपायों का सहारा लिया जाता है। जैसे हमें बहुत सारे शस्त्रों को संचय करना चाहिए, जो वेपन्स हैं उनको स्टोर करना चाहिए, जिससे कोई हम पे अटैक करे तो हम रेडी हों, है ना। और कई बार देखोगे आप, जो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, इश्यूज़ हो जाते हैं, उनको सुलझाने का सिर्फ एक लास्ट मेथड होता है, वो होता है वॉर, है ना। तो सबको पता है वॉर तो हो गई, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सब अपनी सेफ्टी के लिए वेपन्स स्टोर करके रखें, है ना, या फिर नई से नई वेपन्स को जुटाने का प्रयास करते रहें, जो एक्चुअल में इस समय आप देखोगे कंट्रीज़ कर भी रही हैं। जो कंट्री इन पर फोकस नहीं करेगी उस पर कोई भी देश किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। ठीक है, अब इसी में आपका नेक्स्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा क्या होता है कि मीन्स
इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, वो सब साथ में एक दूसरे की सुरक्षा करें, उसे ही हम कलेक्टिव सिक्योरिटी और सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। मीन्स समूह में सुरक्षा, समूह मीन्स कलेक्शन, ग्रुप, है ना, और सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी। तो आजकल सबको ये पता है कि भाई जो इंटरनेशनल लेवल पर झगड़े होना कंपलसरी है। जब छोटे लेवल पर ही झगड़े नहीं बंद होते तो इंटरनेशनल लेवल पर तो होना और आम बात हो गई है, और सब अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसी यूनिटी में बनाएं कि कोई भी देश दूसरे देश पर अटैक ना करे, है ना, हम दूसरे देश को प्रोटेक्ट करें। जैसे अगर कोई देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है तो सब लोग एकजुट होकर दूसरे देश की हेल्प करें जिस पर अटैक हो रहा है, उसे ही हम सामूहिक सुरक्षा करेंगे, कहेंगे कि सब मिलकर युद्ध वाली सिचुएशन को रोक रहे हैं। अब जो सामूहिक सुरक्षा है, इसके कॉन्सेप्ट में मेनली दो बातें हैं। फर्स्ट वन इज़ कि जो वॉर है वो कंपलसरी है, युद्ध होगा, है ना, और सेकेंड वन इज़ कि जो युद्ध है उसको विफल भी किया जा सकता है, मतलब उसको हटा भी जा सकता है कि युद्ध ना हो। अब ये कैसे हो सकता है? जब विशाल जनमत, मतलब बहुत सारे लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके युद्ध को ना होने दें, है ना, ऐसी सिचुएशन ले आए कि वॉर नहीं होना चाहिए। तो ये दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सामूहिक सुरक्षा, की युद्ध होगा, और सेकेंड बात ये भी पता है कि युद्ध को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो शक्ति संतुलन का मेन मोटिव क्या है कि किसी भी तरह कि सब लोग, जितने भी राष्ट्र हैं, वो बिना युद्ध किए शांति से रहे, है ना, और सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। जैसे आप देखो, इंडिया पर अगर कोई राष्ट्र अटैक कर रहा है, एक नेशन, तो सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि बाकी के सारे राष्ट्र मिलकर हमारी हेल्प करें, है ना, इंडिया की हेल्प करें कि दूसरे ने अटैक करा है तो सब लोगों को मिलकर हम लोगों की हेल्प करनी है। लेकिन कई बार सिचुएशन ये आ जाती है कि पता ही नहीं चलता अटैकर कौन है, अटैक किसने किया है ना। लेकिन मेन मोटिव यही रहता है कि हमें सबकी सुरक्षा करनी है, सामूहिक सुरक्षा करनी है, ठीक है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अस्थिरता ना आए, बैलेंस बिगड़े ना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय हित, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।